हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बहुत टाइम के बाद हम लोग किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। और आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर और टेक्निक के बारे में। ओके, तो यहाँ पे अगर ये टॉपिक के बारे में बात करें तो ये टॉपिक हम लोग बहुत डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। और सेल स्ट्रक्चर और टेक्निक का जितना भी यहाँ पे उसका सेल स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, उसके अलग अलग क्या टाइप है, वो सारी चीजें बाद में, उसके अलग अलग जो टेक्निक है वो सारी चीजें हम लोग आज के एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम सेल स्ट्रक्चर और टेक्निक की बात करेंगे तो आज के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो जो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा स्टार्ट होगा इंट्रोडक्शन से। ओके, तो अगर आप कभी भी कोई भी चीज अगर आप स्टार्ट करते हो तो सबसे मेन क्या होता है कि आप सेल स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन दो। ओके, उसके बाद हम दूसरे पे जंप करेंगे, वो होगा हमारा सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे सेल स्ट्रक्चर यानी और नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर, लेकिन सेल स्ट्रक्चर में भी आपको अलग अलग सब टाइप्स देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो उनके हम सब टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे, चाहे आपका वो प्रोकैरियोटिक्स हो जाए। ओके, तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद यहाँ पे यूकैरियोट्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो एक तरह से हम लोग ये पूरे टॉपिक को बहुत बेस यानी एक स्टार्टिंग लेवल से लेके एंड तक हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे यूकैरियोट्स के अलग अलग जो ऑर्गेनल्स होते हैं ना, उनके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको बहुत सारे जो एक ये है सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में जो आइडिया है वो आपको यहाँ पे होने वाला है। तो आपको तो यहाँ तक समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। ओके, यूकैरियोट्स ऑर्गेनल्स तो ये हो गया। अभी यहाँ पे जो तीसरा है और मेन है, ये आपका आखिरी एक पॉइंट है जिसमें हम लोग जो माइक्रोस्कोपिक ये है। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक टेक्निक होती है ना, यानी बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि अगर हम सेल स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं तो कौन कौन सी टेक्निक के हिसाब से हम उसको देख सकते हैं, ओके, स्टडी कर सकते हैं। तो वो टेक्निक के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर अगर आप उसका पहला टेक्निक देखते हो तो वो है आपका लाइट। ओके, लाइट माइक्रोस्कोपी। तो लाइट माइक्रोस्कोपी ये आपका एक पहला टेक्निक है। दूसरा टेक्निक यहाँ पे है आपका इलेक्ट्रॉन वाला। ओके, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इसके बारे में तो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत से लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में। ओके, और थर्ड ये यहाँ पे आपका फ्लोरोसेंस। ओके, ये तीनों नाम आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा, ऐसा है नहीं कि आप इसके बारे में जानते नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे वो बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको एक बहुत एक कमाल का जो आइडिया है इसके बारे में वो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप एक तरह से इसका कंटेंट कह सकते हो कि इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ओके, और बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अभी हम सबसे पहले अगर हम जंप करें तो सबसे पहले हमें सीखना होगा कि ये जो सेल है, ओके, ये सेल का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे सब आपके सामने एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि व्हाट इज सेल। ओके, तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपके सामने अराइव होता है कि अगर आप सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो तो आपको सबसे पहले तो सेल के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली में सेल क्या होता है। ओके, क्योंकि सेल से ही हम लोग अगर सेल सेल को अगर हम जान पाएंगे, सेल के बारे में अगर स्टडी कर पाएंगे तो ही हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम टेक्निक के ऊपर जंप करेंगे। ओके, तो सेल स्ट्रक्चर का यहाँ पे सेल का सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन देता हूँ। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन लिखा। ओके, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। ओके, अभी यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट से क्या लेना देना है, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा एक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि एक्चुअली में स्ट्रक्चरल क्या होता है और फंक्शनल क्या होता है। ओके, अगर आप देखोगे कि किसी भी सेल का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, चाहे आप यूनिसेलुलर ले लो या फिर आप मल्टी सेलुलर ले लो।
अगर आप यूनिसेल्युलर में जंप करते हो तो यूनिसेल्युलर में आपको पता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं, ओके, जिनका एक प्रॉपर शेप होता है। चाहे आप अमीबा ले लो, पैरामीशियम ले लो, यूग्लेना ले लो, जो क्या है एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया है, ओके। और अगर आप मल्टी सेल्युलर में ले लो तो मल्टी सेल्युलर में हम जो नॉर्मल एनिमल्स है, प्लांट्स है, ओके, ह्यूमन बींग है, ये सारे क्या आते हैं आपके मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, मल्टी सेल्युलर, ओके। तो ये मल्टी सेल्युलर और यूनिसेल्युलर में आपको तो ये फर्क पता हो गया कि ये दोनों के अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर किसमें आपको डिफाइन करता है, स्ट्रक्चरल यूनिट के अंदर, ओके। तो ये हम इसका एक और यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये पॉइंट क्या हो सकता है आपका, इट फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ, तो यहाँ पे ये एक पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है कि इट फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। तो ये आपका स्ट्रक्चरल हो गया। अभी हम जंप करते हैं कि एक्चुअली में फंक्शनल यूनिट क्या होते हैं, ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ये थोड़ा सा समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि फंक्शनल यूनिट क्या होता है। जैसे अगर आप देखते हो कि हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, चाहे रेस्पिरेशन हो गया या डाइजेशन हो गया, ये सारी चीजें एक सेल्स के द्वारा ही चलती है। बहुत सारे जो सेल्स कंबाइन होते हैं उनके कोऑर्डिनेशन के हिसाब से ही ये पूरा फंक्शन होता है, ओके, जिसको हम लोग फंक्शनल यूनिट कहते हैं। अगर हमारे बॉडी के अंदर इस तरीके के जो सेल्स हैं, अगर वो डिजाइन नहीं होते, इस तरीके के सेल्स अगर फंक्शन नहीं करते, तो हमारा बॉडी एक तरह से सिर्फ स्ट्रक्चर ही होता, ओके, सिर्फ खड़ा होता है, लेकिन हम लोग चल नहीं पाते, ओके, हम लोग कोई वर्क नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें किस में आती है, फंक्शनल यूनिट के अंदर आती है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि, तो यहाँ पे जो मैंने अभी एक सेंटेंस लिखा है कि इट इज अ साइट ऑफ मेनी बायोकेमिकल प्रोसेस, तो क्या आप इससे सहमत हो? तो बिल्कुल, यहाँ पे ये अगर इसका अगर आप मीनिंग देखते हो तो इस मीनिंग के अंदर आपको यहाँ पे बायोकेमिकल प्रोसेस आपको यहाँ पे ये किया गया है, हाईलाइट किया गया है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि एक्चुअली में ये जो आपका यहाँ पे ये बायोकेमिकल जो प्रोसेस है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस में आपके क्या क्या चीजें आती है, ओके। जैसे अगर आप देखोगे कि अगर आपके बॉडी में जो ग्लूकोज फॉर्म होता है, ओके, तो आपके बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज सिंथेसिस होता है वो भी एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ओके। उसके बाद आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे जो प्रोटीन्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है, ओके, वो भी एक क्या एक तरह से बायोकेमिकल प्रोसेस है जो फैटी एसिड से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखते हो कि आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे साइकिल्स भी होते हैं, उसमें से एक साइकिल है आपका क्रैब साइकिल, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपके बॉडी के अंदर यूरिया साइकिल होता है, जिससे आप देखते हो कि जो यूरिन होता है, यूरिनेशन आप उसको बोल सकते हो, ओके। वो सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये सारी चीजें किस में आती है, आपके बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर, ओके। तो आपको यहाँ तक तो बहुत एक क्लियर आइडिया हो गया होगा कि सेल स्ट्रक्चर और टेक्निक के अंदर हम लोग ने जो सेल्स के बारे में पढ़ा है, सेल्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना है, वो क्या है और सेल्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से देखने के लिए मिल गई है, ओके। अभी अगर हम बात करें कि सेल्स अगर आप देखते हो, ओके, चाहे अगर आप यहाँ पे दो तरह के सेल्स होते हैं, ओके, इसमें कोई भी और सेल्स आपको देखने के लिए नहीं मिलते। यूनिसेल्युलर हो गया और यहाँ पे आपका मल्टी सेल्युलर हो गया, ओके। ये दोनों सेल यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं ताकि हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ, ओके। अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, सपोज ये मेरे पास क्या है, एक अमीबा है, ओके, और ये हमारे पास एक मल्टी सेलुलर है जो एक एनिमल आप ले सकते हो। ये क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक यहाँ पे ह्यूमन बींग बनाता हूँ, ठीक है, प्रॉपर नहीं बनेगा लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। ये क्या है, एक ह्यूमन बींग है। अगर आप देखते हो कि ये ह्यूमन बींग यहाँ पे ये एक मल्टी सेलुलर हो गया और ये एक अमीबा है जिसके अंदर एक ही क्या है आपके पास न्यूक्लियस है, ओके, वो क्या हो गया, यूनिसेलुलर हो गया। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, एक सेल्स का होता है, ओके, ये अलग अलग सेल्स होते हैं, ये एक साथ कंबाइन नहीं होते हैं। अगर आप मल्टी सेलुलर सेल्स के बारे में बात करते हो तो मल्टी सेलुलर कैसे होते हैं, कंबाइन होते हैं, ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं प्रॉपर तरीके से। और हर एक सेल्स के अंदर आपको अलग सा एक न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा, अलग सा राइबोसोम देखने के लिए मिलेगा,
ओके। उसके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने के लिए मिलेगा जो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। उसके अंदर आपको राइजोम देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेंगे, ओके। तो आपको बहुत क्लियर तरीके से एक आइडिया हो जाता है कि आप किसी भी यूनिसेलुलर हो या कोई, तो यहां तक तो आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में यूनिसेलुलर सेल कैसे होते हैं और मल्टीसेलुलर सेल कैसे होते हैं, ओके। अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा सेल के बारे में कि सेल का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो सेल का स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे हमने बनाया था, एक बार मैं वापस यहाँ पे प्रिपेयर करता हूँ, ओके, ताकि आपको एक छोटा सा आइडिया हो जाए कि सेल का स्ट्रक्चर आप देखते हो, ये आपके सेल होते हैं इस तरीके से, ओके। तो ये सेल आप यहाँ पे, अगर आप मैं यहाँ पे प्रिपेयर करता हूँ तो ये सेल मैं यहाँ पे पहले प्रिपेयर कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आप ये सेल्स को देखोगे ध्यान से तो ये सेल्स, हर एक सेल्स के अंदर आपको अलग अलग न्यूक्लियस है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, ओके। तो ये यहाँ पे आपको ये जो पूरा सेल्स का स्ट्रक्चर है वो एक कैसा, जैसे आपने हनीकॉम्ब देखा होगा, मधुमक्खी का जो छत्ता देखा होगा, उस तरीके से ये आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। तो यहाँ पे इसको मैं क्या एक हनीकॉम्ब भी कह सकता हूँ, ओके। तो हनीकॉम्ब को अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ, ठीक है। या फिर अगर आप कॉर्क देखते हो तो कॉर्क में भी अगर आप देखते हो कि जो पेड़ की छाले होती है वहां पे आपको ऐसे, जब पेड़ सूख जाता है तब आपको वहां पे ऐसे जो बॉक्स टाइप के आपको ऐसे छोटे छोटे ये देखने के लिए मिलते हैं, वो सेल्स जैसे आपको दिखाई पड़ते हैं, उसको हम लोग कॉर्क कहते हैं। और जो सबसे पहले जो सेल डिस्कवर हुआ था, वो सबसे पहले जो सेल डिस्कवर हुआ था वो कॉर्क सेल के स्टडी के कारण ही हुआ था, ओके। और उसको जो डिस्कवर किया था वो डिस्कवर किया था उनका जो साइंटिस्ट है डिस्कवर के लिए फर्स्ट, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पे जो साइंटिस्ट है वो साइंटिस्ट का नाम क्या है, यहाँ पे रॉबर्ट हुक, ओके। तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने ही क्या किया था, सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। तो ये तो आपको यहाँ पे आइडिया हो गया कि सेल कहाँ पे डिस्कवर हुआ था, किस तरीके से डिस्कवर हुआ था, क्या स्टडी करके डिस्कवर हुआ था और किसने किया था, वो सारा आइडिया आपको यहाँ पे मिल गया, ओके। अभी हम क्या करेंगे, एक सेल के बारे में अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उसको समझना होगा कि और सबसे पहले सेल के अंदर आपको मल्टी सेलुलर सेल्स होते हैं और दूसरा आपका यूनिसेलुलर सेल होता है, ओके। तो अगर आप यहाँ पे यूनिसेलुलर सेल के बारे में बात करते हो तो यूनिसेलुलर जो सेल था उसका, यूनिसेलुलर सेल का जो डिस्कवरी था वो किसने किया था, ए वी लीवेन हुक ने, ओके। तो ए वी लीवेन हुक ने क्या किया था, यूनिसेलुलर का डिस्कवरी किया था। उसके बाद यहाँ पे अगर आप रॉबर्ट ब्राउन को देखते हो तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस का, ओके। जो न्यूक्लियस होता है हर एक सेल के अंदर वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। अभी हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोट्स, उसको हम लोग स्टडी करें उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सेल के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं, ओके। आप अगर आप यहाँ पे देखते हो क्लियर तरीके से तो हमने यहाँ पे एक सेल का स्ट्रक्चर आपको दिखाया, ओके। और अगर आप ये सेल के स्ट्रक्चर को देखते हो तो यहाँ पे ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये इसका क्या है, कोर है, ओके। ये एक, आप कह सकते हो ये कोर है जहां पे आपको ये एक तरह से यहाँ पे आपको न्यूक्लियस, ये आप न्यूक्लियस का सेंटर पॉइंट हो गया जिसके अंदर आपको न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ओके, क्रोमेटिन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर इवॉल्व, ओके, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी, ओके। उसके साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है विथ राइबोसोम ये आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप ये छोटे छोटे जो डॉट्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से, ओके। और यहाँ पे भी आप डॉट्स क्लियर तरीके से देख सकते हैं, जो क्या है, दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर आपको राइजोम्स क्या है, राइबोसोम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप ये वाले रेटिकुलम को देखोगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो ये क्या है, स्मूथ वाले हैं, ओके। ये आप देख सकते हैं ये वाला, ओके। और ये वाला, ये दोनों क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या नहीं होता है, राइबोसोम नहीं होते हैं, फ्री फ्रॉम राइबोसोम होते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको लाइसोसोम देखने के लिए मिल रहा है। साइटोप्लाज्म आप देख सकते हैं यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया जो क्या करता है, पूरे सेल्स को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ओके। यहाँ पे आप पूरा न्यूक्लियस का ये सेंटर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा।
न्यूक्लियोलस जो आपका सेंटर पॉइंट होता है कोर का, उसको हम लोग कहते हैं। क्रोमेटिन, यहाँ पे आप क्रोमेटिन को अच्छे से देख सकते हो जो सेंटर में आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, और न्यूक्लियर, उसके बाद इवॉल्व, आपको यहाँ पे छोटे छोटे उसके साइड में आपको छोटे छोटे जो होल्स आपको देखने के लिए ये आपको यहाँ पे मिल रहे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप सेंट्रॉइड्स देख सकते हो जो आप एक स्टार जैसे आपको दिखाई दे रहे। तो इस तरीके से एक सेल का स्ट्रक्चर होता है। और आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसके अलग अलग फंक्शन के बारे में कि ये किस तरीके से काम करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके से काम करता है, साइटोप्लाज्म किस तरीके से काम करता है, लाइसोसोम किस तरीके से काम करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरीके से काम करता है। ओके, उसके बाद सेंट्रोइड का क्या रोल है, उसके बाद यहाँ पे आप अगर आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं उसका क्या रोल है, और सेल कोट का क्या रोल है, राइबोसोम का क्या रोल है, ये सारी चीजों को हम लोग बहुत प्रॉपर तरीके से हम लोग ये स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर आपका यूकैरियोट्स का है। ओके, और अगर हम बात करें कि अगर आप यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर आप देखते हो प्रॉपर तरीके से, ओके, तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, यूकैरियोट का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो ये यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। अगर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में अगर आप डिफरेंशिएशन देखना चाहते हो तो वो सिंपल सा है, एक एनिमल सेल होता है और एक प्लांट सेल होता है। ओके, एनिमल सेल, ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है और प्लांट सेल में आपको नेक्स्ट वाले स्लाइड में आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी हम बात करते हैं कि इसके अंदर आप क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजों को आप पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियस किस तरीके से फंक्शन करता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, उसका रोल क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे आप देखोगे। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखते हो तो नेक्स्ट आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या है, उसका यूज क्या है, वो कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे होता है, वो आप देखने वाले हो। थर्ड है आपका मेन जो है वो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम यहाँ पे जो उसका एक फंक्शन है, ओके, वो हम लोग देखने वाले हैं। उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, कहाँ पे होता है, कैसा होता है। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको देखने के लिए मिलेंगे, चाहे आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो, वो आपको देखने मिलेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका फोर्थ वाला, वो है आपका लाइसोसोम। ओके, तो हम लोग लाइसोसोम्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे उसके फंक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो फिफ्थ वाला है वो है आपका पैराक्सिसोम्स। ओके, तो पैराक्सिसोम्स के बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि पैराक्सिसोम्स होते क्या हैं, कैसे दिखते हैं, वो सारी चीजें। ओके, उसके बाद सिक्स्थ वाला है आपका, वो है आपका क्लोरोप्लास्ट। ओके, ये एक तरह से एक क्या बोलते हैं, एक मेन होता है ना, जैसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बॉडी सेल्स के लिए कि क्लोरोप्लास्ट का होना, माइटोकॉन्ड्रिया का होना, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो वैक्यूल्स है वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, वैक्यूल्स। ठीक है, तो वैक्यूल्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ओके, ये हो गया आपका। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी जो चीजें हैं वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं और इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। ओके, अगर आप नेक्स्ट वाला स्लाइड देखते हो जहां पे आपको दोनों, चाहे आपका प्रोकैरियोट्स हो या फिर यूकैरियोट्स हो, दोनों के स्ट्रक्चर आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ओके, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में बस इतना ही फर्क होता है कि अगर आप दोनों के स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे अगर आप प्रोकैरियोट्स के स्ट्रक्चर को देखोगे तो वहां पे आपको सेल वॉल, कैप्सूल, ओके, फ्लैजिलम, ये आपको सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी। साथ में अगर आप यहाँ पे यूकैरियोट्स का स्ट्रक्चर देखते हो तो वहां पे आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म, एम मेम्ब्रेन, ओके, सेल मेम्ब्रेन दोनों में आपको सेम है। ओके, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ये सारे अलग अलग जो पार्ट्स है वो आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक पार्ट को यहाँ पे बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से। ओके, तो न्यूक्लियस का सबसे पहले अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रिपेयर करता हूँ। तो न्यूक्लियस किस तरीके से दिखता है वो आपको थोड़ा सा एक हम लोग स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाते हैं। ओके,
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियस का हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन अगर आप न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो आपको एकदम एग्जैक्ट आइडिया नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को अगर आप प्रॉपर तरीके से स्टडी करने वाले हो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स को भी यहाँ पे हम लोग बताते हैं। तो ये आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्रोमेटिन। ठीक है, इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये आपका मेन क्या हो गया, यहाँ पे हो गया ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इतना ही लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, इसको भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ओके, ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका ये जो मेन जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है आपका यहाँ पे न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियोलस कह सकते हैं आप उसको। उसके बाद यहाँ पे आपका ये न्यूक्लियर पोलार एक ये है। ओके, तो न्यूक्लियर पोलार के बारे में भी हम लोग, न्यूक्लियर पोर के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके आपके न्यूक्लियस के ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के जो अलग अलग पार्ट्स है उनके बारे में यहाँ पे हमने लिखा है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से हमने यहाँ पे आपको लिख के दिया है। अभी हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में कि इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है। ओके, इट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। तो जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल को। तो यहाँ पे ये सबसे पहला पॉइंट है। ओके, जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, ये कंटेन करता है। एंड इट रेप्लिकेटेड टू द प्रोपोगेट द सेल्स एंड द ट्रांसक्राइब द आरएनए टू एक्सप्रेस जीन्स एंड इवेंचुअली प्रोटीन। ओके, तो ये क्या दूसरा यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है, ये सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल को ये क्या करता है, कंटेन करता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल। ओके, उसके बाद इट प्रोपोगेट, ये क्या प्रोपोगेट करता है, और जो जेनेटिक मटेरियल है उनको प्रोपोगेट करता है, प्रोपोगेट सेल्स एंड ट्रांसक्राइब इनटू आरएनए। ओके, तो ये क्या करता है, सेल्स को ट्रांसक्राइब करता है आरएनए की तरफ, और ये जो ये है प्रोटीन है उनको क्या करता है, एक्सप्रेस करता है जीन्स के साथ। तो ये इसके कुछ आपको फंक्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। और ओवरऑल जो पूरा एक ये है क्या बोलते हैं, पूरा जो कंट्रोल है वो भी किसके होता है, किससे होता है, ये होता है आपका न्यूक्लियस के सपोर्ट के कारण ही आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये कुछ बातें हैं यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ओके, उसके बाद अलग अलग जो न्यूक्लियस के पार्ट होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, उसके फंक्शन के बारे में हम देखेंगे बहुत डिटेल के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमने न्यूक्लियस का आपको स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, अगर आप न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखते हो तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में आपको ये पता चलेगा कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में आपको एक न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा, न्यूक्लियर बॉडी आपको देखने के लिए मिलेगी, क्रोमोसोम और टेरिटरी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, न्यूक्लियर लेमिना आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस इस तरीके का एक सर्कुलर मेम्ब्रेन होता है। ओके, जो क्या होता है, डबल लेयर होता है। आपको यहाँ पे डबल लेयर बहुत इजीली आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। ओके, और इस लेयर के अंदर आपको बहुत सारे क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं। ओके, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, और यही क्रोमोसोम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं पूरे बॉडी को, फंक्शन करते हैं, पूरे बॉडी के अंदर क्या कैसे करना है, वो सारी चीजें इसके अंदर होती है। और इसके अंदर जो डीएनए होता है वो डीएनए रेप्लिकेट करता है आरएनए के थ्रू। ओके, मैसेंजर आरएनए के थ्रू, और वो पूरे बॉडी को क्या करता है, एक जो इंफॉर्मेशन होता है वो प्रोवाइड करता है। ओके, जैसे एक जो आपका मल्टी सेलुलर अगर ऑर्गेनिज्म है कि उसका जो पूरा फंक्शन होता है वो उसके माइंड से कंट्रोल होता है,
उसी तरीके से ऑर्गेनिज्म के अंदर जो पूरा फंक्शन है वो सेल से कंट्रोल होता है। ओके, यानी उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक तरह से उसको एक बॉडी कह सकते हैं, माइंड कह सकते हैं उस पूरे बॉडी का। ओके, उसके बाद अगर हम इस न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में बात करें तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे ये सब क्या करता है, सबसे पहले तो ये स्टार्टिंग, स्टेयरिंग एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका ये काम है कि ये स्टेयरिंग एंड प्रोटेक्टिंग द सेल्स डीएनए। ओके, तो सेल्स के अंदर जो भी डीएनए होते हैं, ओके, तो वो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो न्यूक्लियस आउटर कवरिंग होती है उसके चारों तरफ, ये आप आउटर कवरिंग को बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है आपका कंट्रोलिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, यहाँ पे ये जो पॉइंट है कंट्रोलिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, आपको पता है कि प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, फैटी एसिड से होता है, लिपिड से होता है। ओके, और यहाँ पे आपको बहुत सारे क्रोमोसोम देखने के लिए मिलते हैं, और क्रोमोसोम्स के अंदर आपको प्रोटीन का सिंथेसिस फॉर्मेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इनका जो मेन फंक्शन होता है वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करना होता है, ना कि बॉडी के मसल्स को। ओके, तो ये इनके अंदर जो लेयर होती है आउटर कवरिंग वाली, वो क्या करती है, इस पूरे जो फंक्शन होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, उसको क्या करता है, अंदर आने से कंट्रोल करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करें, जो है आपका सेंडिंग एंड रिसीविंग द सिग्नल फ्रॉम द अदर सेल। ओके, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस का मेन जो सेंटर है न्यूक्लियस, वो पूरे बॉडी को एक जो मैसेज है वो mRNA के थ्रू क्या करता है, पास करता है, और जो मैसेंजर आरएनए है वापस उसको क्या करता है, जो भी सिग्नल होते हैं पूरे बॉडी से वो वापस न्यूक्लियस की तरफ, माइंड की तरफ वो वापस भेजता है, और जिससे पूरे बॉडी के साथ जो एक कम्युनिकेशन है दिमाग का, वो प्रॉपर तरीके से चलता रहता है। ओके, तो इस पॉइंट को भी यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको तीसरा पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो एक न्यूक्लियस होता है वो पूरे बॉडी को सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, चाहे वो अलग अलग फंक्शन के लिए हो, खाना खाने के लिए हो, काम करने के लिए हो, या फिर कोई और एक्टिविटी के लिए हो। वो पूरे के पूरे सिग्नलिंग कहाँ से होती है, न्यूक्लियस से होती है, उसके माइंड से होती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका रेगुलेटिंग द सेल डिवीजन। ओके, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। आपको पता है कि अगर आप किसी भी सेल्स के बारे में बात करते हो तो सेल डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर भी अगर आप क्रोमोसोम को देखते हो तो क्रोमोसोम कैसे होते हैं, सिंगल सिंगल होते हैं, सिंगल पेयर के अंदर नहीं होते, वो पेयर के अंदर नहीं होते हैं। जब वो न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे जो सिंगल फॉर्मेशन में होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, एक पेयर फॉर्म करते हैं, और पेयर फॉर्म करके वो एक क्या करते हैं, स्पेसिफिक क्रोमोसोम का सेट बनाते हैं, और ये क्रोमोसोम सेट क्या करते हैं, बॉडी फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जो जिनका क्या है, अलग अलग सबका काम है, जिसके अंदर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, एक्स और वाई, जो क्या करते हैं, सेक्स डिसाइड करते हैं, जिसके कारण बॉय होगा या फीमेल होगी या मेल होगी, ये डिसाइड होता है। उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर भी आपको जो प्रॉपर सेल डिवीजन है वो आपको उसके रेगुलेशन के बारे में आपको प्रॉपर जो एक ये है इंफॉर्मेशन है, वो आपको न्यूक्लियस में ही मिलती है। ओके, तो आपको न्यूक्लियस के बारे में तो एक बहुत ही क्लियर आइडिया हो गया होगा कि न्यूक्लियस का काम क्या है, फंक्शन क्या है। ओके, अभी हम नेक्स्ट अगर मूव करें तो आप यहाँ पे ये डायग्राम देख के ही आप पहचान सकते हो कि ये किसका डायग्राम है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का। ओके,
तो माइटोकॉन्ड्रिया क्यों इंपॉर्टेंट है ये पूरे बॉडी में, ये यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पहले डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके इंपॉर्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो इसके इंपॉर्टेंस में आपको क्या क्या चीजें आ सकती है। जैसे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो एक पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, जिस तरीके से अगर आप किसी भी फैमिली में देखते हो कि एक जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, पूरे फैमिली का जो भी एक्सपेंस होता है, जो भी चीजें होती है वो उनको कंप्लीट करने का काम करता है और उसी के ऊपर पूरे फैमिली की जिम्मेदारी होती है। उसी तरीके से अगर किसी भी बॉडी में अगर आप बात करते हो तो पूरे बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो कहाँ से होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। वो पूरे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसको जितनी जरूरत होती है उसके हिसाब से वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। फंक्शन में वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप बिना एनर्जी के, बिना ये क्षमता के आप कोई भी फंक्शन है, कोई भी चीज है, आप प्रॉपर तरीके से कर नहीं सकते। ओके, उसके बाद अगर हम इसके डेफिनेशन के बारे में भी हम बात कर सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है आर द ऑर्गेनल्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, तो यहाँ पे एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, इट फाउंड यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है उनमें सबसे ज्यादा जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो किसके अंदर आपको यूकैरियोटिक्स यानी एनिमल सेल्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्टिंग द फूड इनटू द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, तो इनका जो मेन रोल होता है वो क्या होता है, ये होता है कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल जो ये होते हैं, मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो आप फूड कंज्यूम करते हो आपकी बॉडी के अंदर, उसको वो लोग किसके अंदर, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी। ओके, और इसी के कारण आपको पूरे बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो मिलती है। क्योंकि अगर आप देखते हो कि आप सुबह शाम को आप फूड लेते हो, फूड क्यों लेते हो, क्योंकि आपको उससे एनर्जी मिलती है। लेकिन वो एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो जाती है, जैसे अगर आप बाहर की दुनिया में, वर्ल्ड में देखते हो कि हम लोग क्या करते हैं, कोल से हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, एनर्जी बनाते हैं, लेकिन सिर्फ क्या कोल आपके घर पे जलाने से आप एनर्जी बना सकते हो, बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए एक प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, प्रॉपर एक सेटअप होता है, जिसके कारण आपको एक प्रॉपर कोल के बर्निंग से आपको एनर्जी प्रोवाइड मिलती है और आपको वो घर तक मिलती है। आप सिंपली उसको जला के आपके घर पे एनर्जी नहीं बना सकते। उसी तरीके से आप सिंपली अगर आप फूड खाते हो तो फूड खाने से आपको एनर्जी नहीं मिल जाएगी तुरंत। ओके, तो वो क्या होता है, उसका सारा का सारा जो कन्वर्जन का प्रोसेस होता है वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। ओके, तो यहां तक तो आपको ये प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, अभी यहाँ पे आप अलग अलग जो इसके अंदर स्टेप्स थे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको राइबोसोम देखने के लिए मिल रहा है, एटीपी सिंथेसिस, डीएनए, ओके, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, उसके बाद क्रिस्टिया जंक्शन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्रैनुअल्स, मैट्रिक्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही। ओके, अभी हम बात करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है आर द डबल मेंबर मेम्ब्रेन organelles that are found in the cytoplasm of almost all eukaryotic cell। ओके, तो यहाँ पे it found in the eukaryotic cells, तो ये एक पॉइंट हमने पहले ही लिखा था। they are also known as the power house of the cell। ये भी यहाँ पे आप सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है आर द टिपिकली राउंड और द ओवल इन शेप। ओके, तो इसके शेप के बारे में भी हम बात कर सकते हैं कि इसका जो शेप होता है वो कैसे होता है, राउंड एंड ओवल शेप। ओके, तो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है वो कैसा होता है वो आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके साइज के बारे में आप बता सकते हैं, साइज अराउंड, ठीक है, ये अराउंड क्यों क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये वेरी करता है, डिपेंड करता है। ओके, 0.5 टू 10 माइक्रोमीटर। ओके, तो ये आपका क्या है, माइक्रोमीटर का साइन है। तो यहाँ पे 0.5 से 10 माइक्रोमीटर में आपका इसका जो साइज है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, उसके बाद अगर हम इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात करें, जैसे अगर इसका आउटर मेम्ब्रेन हम लोग लेते हैं, ओके,
ये जो आप यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन को बहुत प्रॉपर तरीके से देख रहे हो, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें कि आउटर मेम्ब्रेन का जो इस्तेमाल है वो किस लिए किया जाता है, उसके यूजेस क्या क्या है। तो आउटर मेम्ब्रेन इज द फॉस्फोलिपिड्स बिलेयर दैट कंटेन द प्रोटीन कॉल्ड द पोरिन। ओके, तो यहाँ पे आपको जो प्रोटीन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। पोरिन अलाउ स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रीली। ओके, तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन क्या करता है, चारों तरफ से एक तो इसको कवरिंग प्रोवाइड करता है। कवरिंग प्रोवाइड करने के साथ साथ यहाँ पे जो एक प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन का नाम क्या है, पोरिन है। ओके, तो पोरिन प्रोटीन यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको लिख देते हैं। ओके, ये आपका जो पोरिन है, ये यहाँ पे जो प्रोटीन है वो कंटेन करता है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद अगर हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के बारे में अगर बात करते हैं, जो ये वाला स्पेस है जो बिलो होता है आपको ये आउटर मेम्ब्रेन के। ओके, जैसे कि आपका आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन के जस्ट उसके पीछे ही आपको इंटर मेम्ब्रेन जो स्पेस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, अभी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के फंक्शन है या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का जो यूज है वो क्या क्या है कि द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इज द स्पेस बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। ओके, तो आप इस बात को बहुत क्लियर तरीके से समझ गए कि जो हमारा इनर और आउटर ये है मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में आपको एक लेयर देखने के लिए मिलती है। ओके, इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हम लोग कहते हैं। ओके, तो यही इसी को हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से यहाँ पे आप डोनेट कर सकते हो। इट कंटेन अ वेराइटी ऑफ प्रोटीन। ओके, जैसे इंक्लूडिंग द एंजाइम्स दैट आर इन्वॉल्व इन द लिपिड मेटाबॉलिज्म। ओके, तो यहाँ पे आपको वेराइटी ऑफ प्रोटीन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे वेराइटी ऑफ प्रोटीन्स में आपको कौन कौन से जैसे एंजाइम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको एंजाइम्स लिख देते हैं, ताकि अगर आप कभी रिवीजन करोगे ये वाला पूरे इसको, तो आपको एक बेसिक सा आइडिया हो जाएगा कि आपको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर आपको क्या फाउंड होता है, एंजाइम्स फाउंड होता है। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर आपको पोरिन्स नाम का प्रोटीन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, इनर मेम्ब्रेन्स में आप सेम इनर मेम्ब्रेन्स भी आपको फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है। ओके, और यहाँ पे आपको क्रिस्टिया इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन विच प्रोवाइडेड द मोर स्पेस फॉर द केमिकल रिएक्शन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन की बात करते हो, तो इनर मेम्ब्रेन का क्या काम है, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन का काम है एनर्जी प्रोडक्शन का। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको भी यहाँ पे डोनेट कर देते हैं, लिख देते हैं कि एनर्जी प्रोडक्शन का जो काम होता है वो कहाँ पे होता है, आपका इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ओके, ये आपने देखा। उसके बाद चाहे आप मैट्रिक्स के बारे में बात कर लो कि ये क्या होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा आपका क्या है, मैट्रिक्स यहाँ पे फिल है। ये जितना भी आपको पूरा नीले कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है, मैट्रिक्स है। ओके, और ये फिल द स्पेस इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन। इट कंटेन द वैरायटी ऑफ एंजाइम्स। ओके, जैसे इन्वॉल्व इन द क्रेब साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये यहाँ पे आपको बहुत सारे जो एंजाइम्स है वो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं पूरे ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके, उसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अलाउ टू कैरी आउट द फंक्शन ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन एफिशिएंटली। ओके, जैसे अगर आप आउटर मेम्ब्रेन को देखोगे जिसके अंदर आपका पोरिन्स का ये होता है, प्रोटीन होता है। ओके, और इनर मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, आपको एनर्जी प्रोडक्शन का। और जो आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, वहां पे आपको जो अलग अलग एंजाइम्स है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। और इसी को द इनर मेम्ब्रेन कंटेन द एंजाइम्स दैट आर इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। ओके, दैट प्रोड्यूस द एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी आपको प्रोड्यूस करके देखने के लिए मिलता है। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अलग अलग सेलुलर फंक्शन के बारे में अगर आप बात करते हो, तो यहाँ पे आप इसको भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये कर देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, यहाँ पे आपको सेल सिग्नलिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ये आपका एक पॉइंट आप ले सकते हो। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको सेल डेथ का भी यहाँ पे आपको पूरा जो एक रिकॉर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको हीट जनरेशन। ओके, पूरे बॉडी में अगर आपको कहीं पे भी हीट की रिक्वायरमेंट होती है तो उसका भी यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ख्याल रखता है। ओके, प्रोड्यूस हीट एज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन। दिस हीट कैन बी हेल्प टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ वार्म। ओके, तो यहाँ पे आप अगर आप देखते हो कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर ठंडी के दिनों में भी नॉर्मल रहता है,
तो वो ओनली बिकॉज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी प्रोड्यूस करने के टाइम पे जो भी एनर्जी जो भी हीट निकलता है, जिसके कारण जो आपका बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है आपको नॉर्मल लगता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप फंक्शन के भी बात करोगे माइटोकॉन्ड्रिया के, तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है। जैसे हमने सेल सिग्नलिंग के बारे में बात किया, सेल डेथ के बारे में बात किया, हीट रिजेनरेशन के बारे में बात किया। उसके बाद यहाँ पे आपको जो फैटी एसिड है और अमाइनो एसिड है उनके मेटाबॉलिज्म के बारे में भी आप हम देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक और आप ये कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ओके, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड। ओके, तो ये भी एक आपका जो चौथा पॉइंट है वो भी यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हो, जो भी क्या है मेन पॉइंट है। ओके, तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे आप कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम ह्यूमन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे, तो जैसे अगर आप देखते हो मसल्स के बारे में, तो मसल्स के लिए भी माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका ब्रेन हो, ब्रेन के लिए भी माइटोकॉन्ड्रिया का जो एनर्जी है और उसका जो ये है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आपका इम्यून सिस्टम हो, इम्यून सिस्टम के लिए भी आप माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता है पूरा जो बॉडी सिस्टम है। ओके, तो इस तरीके से आप बहुत सारी जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लगभग हमने 10-12 पॉइंट दिए हैं। आप इसको 10-12 पॉइंट्स के हिसाब से आप बहुत एक अच्छा सा पैराग्राफ अगर प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ भी पूछा जाता है तो। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये वाला तो आप बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम तो अभी हम देखने वाले हैं जो हमारा थर्ड वाला है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे, देन उसके बाद इसके जो फंक्शन है वो फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप देखोगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग दिखेगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपको ऐसे छोटे छोटे जो डॉट डॉट्स आपको दिख रहे हैं। ओके, ये क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। और ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको ये हर जगह देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे बहुत सारे राइबोसोम्स आपको यहाँ पे चिपके हुए दिख रहे हैं। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अगर आप यहाँ से अगर आप थोड़ा सा इधर आओगे ये वाले साइड में, तो यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का आपको जो ये राइबोसोम्स है वो आपको वहां पे स्टिक होते हुए नहीं दिखाई देते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मतलब उसके ऊपर आपको कोई भी राइबोसोम्स का ये नहीं मिलेगा। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाए आपको ड्रॉ करने के लिए, तो आप उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे डॉट्स आप बनाइए। जैसे एक रफ सरफेस होता है जिसपे आप देखते हो कि बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, ऊपर उभरे हुए निशान होते हैं। और जो स्मूथ प्लेन होता है वो कैसा होता है, एकदम सरफेस चिकना होता है, उसके ऊपर कोई भी चीज आपको देखने नहीं मिलती है। तो सेम चीज यहाँ पे भी आपको दी गई है। ओके, अभी हम बात करते हैं कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ई आर से। ओके, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, वो डिटेल में हम लोग बात करेंगे। कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन सिस्टम दैट फॉर्म अ सीरीज ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, तो ये जो फॉर्म होता है वो किस में होता है, आपका यूकैरियोटिक सेल्स में फॉर्म होता है। ओके, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट इसको यहाँ पे लिख सकते हो आप कि यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, ये कहाँ होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में फॉर्म होता है। ये आपका एक पॉइंट हो गया। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या हो सकता है कि इट इज अ वेराइटी ऑफ सेलुलर प्रोसेस। ओके, इसके अंदर आपको बहुत सारे प्रोसेस देखने के लिए मिलते हैं। जैसे अलग अलग सेलुलर प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सेलुलर प्रोसेस में कौन कौन से सेलुलर प्रोसेस है यहाँ पे, चाहे आपका प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। ओके, ये एक सबसे मेन यहाँ पे आपका
सेलुलर प्रोसेस है, ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिपिड लिपिड मेटाबॉलिज्म आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ये भी एक बहुत ही मेन फंक्शन हो गया। और यहाँ पे नेक्स्ट एक और है आपका डिटॉक्सिफिकेशन। ओके, तो डिटॉक्सिफिकेशन भी आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही देखने के लिए मिलता है, तो ये आप पॉइंट एक यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, उसके बाद जैसे हमने कहा था दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। सबसे पहला आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको जो राइबोसोम्स है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे डज नॉट हैव द राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। ओके, तो यही आपका एक मेन डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के बारे में बात करें, और या फिर उसके यहाँ पे क्या क्या चीजें होती है, तो सबसे मेन यहाँ पे अगर हम फंक्शन बात करें तो इसमें होता है सबसे मेन आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस है। ओके, ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा था, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है यहाँ पे एक मेन है। देन उसके बाद लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये आपका एक पॉइंट है। डिटॉक्सिफिकेशन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, टाइप में हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें आपको जो राइबोसोम्स है, ओके, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट। ओके, और यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर आप देखोगे कि जो राइबोसोम्स होते हैं, ओके, वो अब क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो ये ही क्या है मेन जो आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपको देखने के लिए मिल रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, वो यहाँ पे आपको यही तो आपको मेन आपको चीजें यहाँ पे सीखने के लिए और देखने के लिए मिलने वाली है। ओके, उसके बाद अगर हम इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था प्रोटीन सिंथेसिस है, जिसमें अगर आप देखोगे कि जो सेक्रेटरी प्रोटीन है, ओके, और ये सारे कहाँ से रिलीज होते हैं, सेल से रिलीज होते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सारे जो हार्मोनल एंजाइम है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो हार्मोन्स आपके अलग अलग एंजाइम देखने के लिए मिलते हैं, एंटीबायोटिक्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो आप ये भी एक इसमें ऐड कर सकते हो, एंटीबॉडीज इसके अंदर फॉर्मेशन में आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, उसके बाद अगर आप लिपिड मेटाबॉलिज्म में देखोगे तो फॉस्फोलिपिड्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, डिटॉक्सिफिकेशन में देखोगे तो जैसे ड्रग्स हो गया या अल्कोहल हो गया, उसमें जो ये होता है और टॉक्सिन इन्वॉल्व होता है, उसको क्या करता है वो बहुत अच्छे तरीके से डिटॉक्सिफाई करता है, उसको सेपरेट करता है या फिर अलग कर देता है, जिससे आपके बॉडी को इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही मेन मेन पॉइंट यहाँ पे हमने बताया है। और ये सारी चीजें आप क्या करोगे, आप लिसन करोगे, आप सुनोगे, और उसके बाद आप पॉज करोगे वीडियो को, और आप अपने इसमें नोटबुक में आप इसको अच्छे से लिखोगे। हर एक पॉइंट को जैसे जैसे हमने कहा है वो सारे पॉइंट को आपको कवर करना है, तभी आपका एक प्रॉपर सा जो नोट्स है वो प्रिपेयर होगा। ओके, तो यहां तक तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, अभी अगर हम नेक्स्ट वाले में मूव करते हैं तो ये नेक्स्ट वाला है हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ लाइजोसोम से, वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। और ये स्ट्रक्चर ऑफ लाइजोसोम में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये एनिमल सेल के अंदर आपको ये प्रेजेंट होता हुआ मिलेगा। ओके, जिसमें आप ये लाइजोसोम्स का स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं कि आप ये जो हमारा ये है, ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके साइड में ही आपको ये देखने के लिए मिल रहा है। ओके, जिसमें आप मेम्ब्रेन देख सकते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये तीन यहाँ पे जो मेन यहाँ पे चीजें हैं वही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो ये तीन चीजें यहाँ पे आप क्या करो, रिमेम्बर करो। और ये जो है ये हम लोग यहाँ पे इसको नंबर 4 दे देते हैं। ये आपका क्या है, लाइजोसोम्स। ओके, तो ये लाइजोसोम्स के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। अभी हम बात करते हैं कि लाइजोसोम्स कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, उनका साइज क्या होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे जो होगा, ओके, सॉरी, तो सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा कि जो आपका लाइजोसोम्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। लाइजोसोम्स आपके प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक्स के अंदर। ओके, तो ये यूकैरियोट्स के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये आप क्या करोगे यहाँ पे नोट कर लोगे,
यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, और अगर आप इनके साइज के बारे में बात करो तो इनका जो साइज होता है टिपिकली होता है या 0.1 से 1.2 माइक्रोमीटर तक। ओके, तो माइक्रोमीटर तक ही इनका जो साइज होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है, 0.1 से 1.2, यानी ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। और अगर आप इसके डायामीटर की बात करो तो डायामीटर में आपको ये जो साइज है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर बहुत सारे आपको अलग अलग जो एंजाइम है, ओके, वो आपको देखने के लिए मिलती है। और इस सारे एंजाइम को हम लोग कौन सा एंजाइम बोलते हैं, हाइड्रोलेटिक एंजाइम। ओके, तो हाइड्रोलेटिक एंजाइम्स में आपको क्या क्या चीजें हैं वो आप देखने के लिए मिलती हैं, वो भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसे अगर आप ब्रेक डाउन करने के लिए, प्रोटीन ब्रेक डाउन करने के लिए आपको इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट देखने के लिए मिलता है। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट भी आप एक तरह का जो एंजाइम है वो आप देख सकते हैं। लिपिड्स में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप न्यूक्लिक एसिड को देख सकते हैं। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे इतने सारे जो पॉइंट्स है वो ऑलरेडी हम लोग कवर करते जा रहे हैं, तो आप अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है वो कितना ज्यादा सिंपल है। आपको इसके अंदर सिर्फ मेम्ब्रेन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, यही सारी चीजों के बारे में स्टडी करना है। और ऑलरेडी हमने ये बता दिया कि इसका साइज क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, और जो इसके अंदर जो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको प्रेजेंट होते हुए दिखती है। ओके, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो क्या इसका फंक्शन क्या क्या है। ओके, क्योंकि सबसे मेन तो फंक्शन ही होता है। अगर आप किसी भी बॉडी पार्ट्स को अगर आप पढ़ते हो तो वो किस लिए काम आता है, तो यहाँ पे इसका जो पूरा कंप्लीट जो बॉडी पार्ट है वो काम आता है सबसे मेन इसका डाइजेशन के लिए। ओके, तो डाइजेशन में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। उसके बाद फेगोसाइटोसिस। ओके, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा ये करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो फेगोसाइटोसिस है वो एक्चुअली में होता क्या है। तो अगर आप बात करोगे कि लो जो लाइजोसोम्स है, ओके, वो किसके साथ फ्यूज होते हैं, वो होते हैं फेगोसोम्स के साथ फ्यूज होते हैं। ओके, यानी जैसे ये एक लाइजोसोम्स है, अगर ये लाइजोसोम्स फ्यूज होता है यहाँ पे आपका फेगोसोम्स के साथ, और इस तरीके से एक जो ये है वो फॉर्म करते हैं। और इसके बैक्टीरिया चाहे अलग जो फॉरेन पार्टिकल है वो लाइसोसोम्स एंजाइम को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, और जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं उसको। ओके, और इसी को हम लोग फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फेगोसाइटोसिस क्या होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका जो सेल का डेथ है वो भी इसी के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके, तो आपको यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टोरेज डिजीजेस है जैसे लाइसोसोम्स हो गया, उसके बाद ऑटो इम्यून डिजीज, आपको ये सारी चीजें, कैंसर, ये सारी चीजें आपको इससे देखने के लिए मिलती है। यानी एक तरह से जो लाइसोसोम्स होता है ये क्रिएट करने में बहुत ज्यादा इसका रोल होता है। और ये स्पेशली किसके अंदर फॉर्म होता है, किसके अंदर ये मिलता है, तो ये मिलता है आपका प्लांट्स के अंदर। ओके, तो ये क्या है, एक तरह का प्लांट सेल आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो ये एनिमल सेल के अंदर नहीं होते हैं, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर आपको ये देखने के लिए नहीं मिलता है लाइसोसोम्स। ये आपको प्रेजेंट होता है एनिमल प्लांट सेल के अंदर। ओके, जिसमें आप अगर आप प्लांट सेल को देखते हो तो उसको बहुत सारे रोग लग जाते हैं, जैसे पेड़ समय से पहले सूख जाते हैं, उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर का जो कंटेंट है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, जो पेड़ों के पत्ते हैं वो बहुत समय तक टिके हुए नहीं रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, वो भी एक तरह से क्या है, डिजीज है। तो जिस चीज का यहाँ पे एक छोटा सा जो कारण है लाइसोसोम, वो यहाँ पे हमने देखा है। ओके, तो ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा कि लाइसोसोम्स होता क्या है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, कहाँ पे वो मिलता है, उसका मेम्ब्रेन कैसा है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कौन कौन से हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप गोल्गी कॉम्प्लेक्स apparatus को देखोगे, ओके, जो जो आपको
माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको देखने के लिए मिलता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स apparatus, ओके। और उसके बाद अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सेल्स के बारे में भी अगर आप स्टडी करते हो तो उसके अंदर भी आपको जो गोल्गी apparatus है वो आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। और ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है एक इसका, यानी जैसे ये होता है ना, जैसे आपने देखा होगा अलगे आपको समुद्र के अंदर तैरते हुए आपको देखने के लिए मिलती है, उसी तरीके का इसका शेप होता है, ओके। और सांप की तरह ये चारों तरफ से मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। जिसमें आप इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसल्स के बारे में आप देख सकते हो, ल्यूमन के बारे में आप देख सकते हो, न्यूली फॉर्मिंग वेसल्स के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद सेक्रेटरी वेसल्स के बारे में आप देख सकते हो, और जो आपका सिस्टेंस है उसके बारे में यहाँ पे आप बहुत प्रॉपर तरीके से देख सकते हो, ओके। और इसको हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स के गोल्गी apparatus के साथ साथ हम इसको गोल्गी बॉडी भी कहते हैं, ओके। तो आप ये भी क्या करो, इसको नोट कर लो, इसको हम लोग गोल्गी बॉडी भी कह सकते हैं, ओके। और यहाँ पे अगर आप बात करो ये गोल्गी apparatus की, तो ये किसमें फाइंड होता है, ये फाइंड होता है आपका यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, ओके। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम गोल्गी apparatus के उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, तो ये सबसे मेन इसका इस्तेमाल होता है पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड्स दैट आर सिंथेसाइज्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। द प्रोटीन एंड लिपिड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द गोल्गी apparatus in the vesicles, okay. Golgi apparatus, the protein and the lipids are modified and packaged into the vesicles that are the transported to the other part of the cells और सेक्रेटेड फ्रॉम द सेल्स, ओके। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो मेन फंक्शन है वो क्या क्या है, मेन इस्तेमाल उसका क्या क्या है, ओके। अभी हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो थोड़ा सा हम इसका जो फंक्शन है वो भी हम देख सकते हैं, और देख लेते हैं कि ये एक्चुअली में क्या क्या काम करता है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो होता है आपका सिस गोल्गी नेटवर्क, ओके। तो सिस गोल्गी नेटवर्क क्या है वो थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो ये जो सिस गोल्गी नेटवर्क होता है इज द रीजन ऑफ द गोल्गी apparatus, यानी ये क्या होता है, एक सिस फेस यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से, यानी एक तरह से जो एंट्री होता है वो एंट्री ये वाला फेस होता है जहां से आपको एंट्री मिलती है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, it that is close to the ER, it is responsible for the receiving protein and lipids from the एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। तो सिस गोल्गी नेटवर्क का क्या काम होता है, ये काम होता है इट रिसीविंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। तो ये इसका क्या होता है, एक मेन फंक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। दूसरा है यहाँ पे मेडियल गोल्गी सिस्टेंस, ओके। तो इसका भी इस्तेमाल आप देखोगे तो ये इसका इस्तेमाल मॉडिफाइंग द प्रोटीन एंड लिपिड्स के लिए होता है। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ओके, मेडियल गोल्गी सिस्ट्रेन, ओके। तो इसका भी इस्तेमाल अगर आप देखोगे तो इसका इस्तेमाल होता है मॉडिफाइंग, ओके, मॉडिफाइंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ओके। तो प्रोटीन्स और लिपिड्स के मॉडिफिकेशन के लिए मेडियल गोल्गी सिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप ट्रांस गोल्गी नेटवर्क के बारे में देखोगे तो ये आपका ट्रांस गोल्गी नेटवर्क, ओके। तो ये भी एक तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांस गोल्गी apparatus, जिसका इस्तेमाल होता है ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट ऑफ द सेल्स और सेलेक्टेड फ्रॉम द सेल्स, ओके। जिसमें आप पैकेजिंग प्रोटीन्स के बारे में आप देख सकते हो। और इसको हम लोग क्या करते हैं, एक जो ट्रांस है, मतलब हम लोग इसमें ये करते हैं कि जो पार्ट्स होते हैं, अदर पार्ट्स होते हैं, उसको हम लोग सिक्रेटेड करते हैं सेल्स के अंदर, ओके। तो ये क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और सेलुलर प्रोसेस इसके अंदर जितने भी होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, चाहे आपका प्रोटीन प्रोसेसिंग हो गया या फिर पैकेजिंग हो गया, ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। लिपिड सिंथेसिस हो गया या फिर उसका मॉडिफिकेशन हो गया,
वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सेल सिग्नलिंग भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, तो आप इस चीज को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जो सेल सिग्नलिंग होता है, ओके, वो भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। साथ में इम्यून रिस्पॉन्स, ये एक पॉइंट है, आप इसको भी ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये भी यहाँ पे आपको गोल्गी बॉडी के अंदर देखने के लिए मिलता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको पूरा एक आइडिया आ गया होगा कि किस तरीके से जो गोल्गी बॉडी होती है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, वो किस तरीके से फंक्शन करती है, क्या क्या उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या चीजें आप उसके अंदर देख सकते हो, सीख सकते हो। ओके, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम जिस पार्ट की बात करने वाले हैं वो यहाँ पे आप बहुत क्लियर तरीके से देख सकते हो। ये है आपका पैरोक्सिसोम्स। ओके, पैरोक्सिसोम्स के बारे में बहुत से अभी मतलब आपको इतना ज्यादा आइडिया नहीं है कि इसका फंक्शन क्या है, एक्चुअली में ये कैसे काम करता है, ये क्या वर्क करता है। यहाँ पे आप देखोगे तो सिंपल सा एक यहाँ पे डायग्राम है, वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन अगर आप इसके डायग्राम की बात करो तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो आपको ध्यान रखने के लिए है। ओके, ये इसका कोई एक पर्टिकुलर डायग्राम नहीं होता है, पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, ये किसी भी शेप में आपको पैरोक्सिसोम देखने के लिए मिल सकते हैं। ओके, तो आप इसको ये आप बिल्कुल भी कंसिडर मत करो कि इसका एक पर्टिकुलर शेप होता है। ओके, और ये इसमें क्या बोलते हैं, कोई भी एक कॉमन सा शेप नहीं आपको देखने के लिए मिलता है। जो आप पॉसिबल इसके बहुत सारे अलग अलग शेप साइज हो सकते हैं, लेकिन इसका एक जो इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है कि ये क्या क्या करता है, वो यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करवा देते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या क्या होता है, इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे मेन यहाँ पे जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है। ओके, और ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी आपको देखने के लिए मिलते हैं जो जो लॉन्ग चेन वाले ये होते हैं। ओके, वो उनका मेटाबॉलिज्म आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये आप एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप रिडॉक्स होमोस्टेटिक्स, ये आपका एक बहुत ही मेन यहाँ पे आप फंक्शन इसका हो ये है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन देखते हो तो इसका इस्तेमाल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी किया जाता है। यानी अगर आप ऐसी कोई चीज कंज्यूम करते हो जिसमें आपका क्या है, पॉइजन है एक तरह से, टॉक्सिन है, तो उस चीज को ये डिटॉक्सिफाई करता है, उस चीज को ये प्योर करता है, जिससे आपका बॉडी थोड़ा सा सेफ रहता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो है। ओके, उसके बाद और भी ऐसे बहुत सारे जो सेलुलर फंक्शन है, जैसे और सेल सिग्नलिंग भी इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं बहुत से टाइम पे। तो ये भी एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये भी एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट। सेल डिवीजन भी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और उसके बाद सेल डेथ है, वो भी यहाँ पे आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। ओके, तो यहाँ पे हमने टोटल 4-5 जो पॉइंट है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। और ये 4-5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारे के सारे जो पॉइंट है आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में ये पैरोक्सिसोम होता क्या है, कैसे काम करता है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला स्ट्रक्चर आपने बहुत बार देखा होगा। ओके, ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम लोग अभी बात करने वाले हैं वो है आपका क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में बहुत से लोगों को, बहुत से जो स्टूडेंट है उनको ऑलरेडी पता होगा। और ये क्लोरोप्लास्ट एक हमारे, चाहे आपका ये प्लांट बॉडी सेल हो गया, वो प्लांट बॉडी सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट का सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और इसी के कारण जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं और वो सरवाइव करते हैं। तो एक तरह से आप जिस चीज से फूड प्रिपेयर करते हो वो आपके लाइफ का क्या हो जाता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ऐसा एक ये हो जाता है, पार्ट हो जाता है जिसके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे किसी भी सेल के अंदर, किसी भी प्लांट सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो उसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे क्या करता है, जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो सनलाइट का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, अपने लिए
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके वो अपने लिए वो ये करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, ओके, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ये एक टाइप ऑफ शुगर है जिसमें वो लोग फूड को अपना प्रिपेयर करते हैं और उसी उस फूड के डिपेंडेंस पे वो क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट तो आप ये लिख सकते हो कि यहाँ पे ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये यहाँ पे हम ये एक लिख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस, ओके। आपको फोटोसिंथेसिस इसके अंदर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप क्लोरोप्लास्ट के अलग अलग पार्ट्स के बारे में यहाँ पे देखोगे तो आप एक क्लियर सा आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पे ये आप इनर मेम्ब्रेन देख सकते हो। इनर और आउटर मेम्ब्रेन के जो सेंटर में होता है उसको हम लोग इंटर मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पे ये ग्रैनम देख सकते हो जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ये है सनलाइट है उसका इस्तेमाल करके हम लोग फूड प्रिपेयर करते हैं और ये फूड क्या करते हैं, इसी के अंदर अगर आप देखोगे तो ये इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ये स्टोर होते हैं एनर्जी फॉर्म में, ओके। उसके बाद थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन आपको देखने के लिए मिलते हैं, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट डीएनए भी आपको यहाँ पे डीएनए स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो। ये एक डीएनए स्ट्रक्चर है और दूसरा यहाँ पे ये वाला डीएनए स्ट्रक्चर आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। राइजोसोम्स भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, ओके। और यहाँ पे अगर हम क्लोरोप्लास्ट के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करूं तो ये एक डबल मेम्ब्रेन है जिसमें हमने बात किया था आउटर और इनर मेम्ब्रेन, दो आपको मेम्ब्रेन, इसके लिए हम लोग इसको डबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ओके। और अगर आप यहाँ पे इसके आउटर कवरिंग की बात करो या इनर कवरिंग की बात करो तो यहाँ पे आउटर कवरिंग थोड़ा सा परमिएबल होता है, यानी वहां से एक तरह से जो आदान प्रदान है यानी आना जाना है वो चीजों का होता रहता है, ओके। तो यहाँ पे आप बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपने देखी, क्लोरोप्लास्ट जो भी क्लोरोप्लास्ट है वो क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या चीजें होती है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से देखने के लिए मिल गई है, ओके। अभी अगर हम बात करें कि इसके अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, चाहे आपका आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये वाला जो आउटर मेम्ब्रेन वाला जो पार्ट है, ओके, यहाँ पे ये हम क्या करते हैं एक एक करके सारे के सारे पार्ट्स को भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप अगर आप एक कभी भी अगर आप सेल स्ट्रक्चर में अगर आप इसको देखते हो क्लोरोप्लास्ट को तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, ओके। द आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल, ओके। तो आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, वो होता है आपका परमिएबल, यानी कोई भी चीज वहां से अंदर आ सकती है और बाहर जा सकती है, जैसे अलाउ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स थ्रू द फ्रीली, ओके, ये हमने कहा था। इनर मेम्ब्रेन, यहाँ पे आप इनर मेम्ब्रेन को देख सकते हो, यह आपका हम लोग इसको क्या करते हैं फर्स्ट दे देते हैं, इसको हम लोग सेकंड रखते हैं, ओके। इनर मेम्ब्रेन हाईली सेलेक्टिव मेम्ब्रेन दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ओके। तो ये क्या करता है, यहाँ से आपका आउटर मेम्ब्रेन से तो कोई भी चीज अंदर आने के ट्राई कर सकता है, आ भी सकता है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनर मेम्ब्रेन उसको और अंदर आने की इजाजत नहीं देता है, वो और अंदर आने से उसको अलाउ नहीं करता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप स्ट्रोमा देख सकते हो, स्ट्रोमा एक क्या है, यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है। यहाँ पे आप स्ट्रोमा ये पूरा एक लिक्विड यहाँ पे आप फिल होते हुए पूरा देख सकते हो, यहाँ पे ये सारा क्या है, फिल है, ओके। उसके बाद थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन यहाँ पे आप देख सकते हो, थाइलाकॉइड स्पेस यहाँ पे आप देख सकते हो जिसमें आप जो क्लोरोफिल होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ग्रैनम देख सकते हो। ग्रैनम क्या होते हैं, एक थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होते हैं। क्लोरोफिल आप देख सकते हो, अलग अलग कलर्स पिगमेंट होते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर हम इसके अलग अलग फंक्शन के बारे में हम बात करें तो इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है वो हम लोग यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप लाइट रिएक्शन देख सकते हो क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है। लाइट रिएक्शन आपको क्लोरोप्लास्ट में देखने के लिए मिलता है। लाइट रिएक्शन का मतलब होता है कि जो सनलाइट होता है, सनलाइट का इस्तेमाल करके ये लोग क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, ओके। उसके बाद इसके अंदर आपको कैल्विन साइकिल भी देखने के लिए मिलता है। तो कैल्विन साइकिल के बारे में भी अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि ये स्ट्रोमा एंड यूज ऑफ एनर्जी स्टोर इन द NADPH टू कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ग्लूकोज, ओके। तो ये कैल्विन साइकिल होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो और भी यहाँ पे अलग अलग रोल है, जैसे इसका क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही आपको जो लीफ डेवलपमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये भी आप एक पॉइंट को यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ओके।
तो ये आपको लीफ डेवलपमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। प्लांट डिफेंस आपको इसकी वजह से देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नल ट्रांसडक्शन, ये सारी चीजें आपको इन द क्लोरोप्लास्ट, ये वाले टॉपिक के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, कैसे काम करता है, ग्रैनम क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन कैसे होते हैं। ओके, चाहे आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए होता है, स्ट्रोमा होता है, राइबोसोम्स होते हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं, क्या क्या काम है उनका। और अगर आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में पूछा जाए तो क्लोरोप्लास्ट में अगर आप जब भी क्लोरोप्लास्ट का आंसर लिखते हो तो सबसे पहले उसका जो डायग्राम है वो बनाना बिल्कुल आप मत भूलिएगा, क्योंकि डायग्राम के, क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम के आपको 2 से 2.5 मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं अगर आपने प्रॉपर तरीके से जो डायग्राम है उसको प्रिपेयर किया तो। ओके, तो यहाँ तक तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे ये है, ओके, जो है हमारा वैक्यूल। ओके, तो ये आप देख के यहाँ पे बता सकते हो कि ये क्या है, प्लांट सेल्स है, और प्लांट सेल्स के अंदर ही आपको वैक्यूल्स देखने के लिए मिलती है। तो इसका यहाँ पे वैक्यूल्स के अंदर आप सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स, सेल सेप, ओके, उसके बाद टोनोप्लास्ट, प्लांट सेल, ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, अगर हम बात करें कि जो वैक्यूल्स होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट आपका ये आ सकता है कि इट फाउंड इन प्लांट सेल। ओके, तो ये किसमें मिलता है, प्लांट सेल्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। और ये इसके कुछ अलग अलग जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे ये क्या करता है, 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। तो ये भी आप एक पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इट ऑक्यूपाई 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। ओके, तो सेल वॉल्यूम का 90% क्या करता है, ये ऑक्यूपाई करता है। ओके, और इसके अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल भी है। जैसे अगर हम बात करें सबसे मेन यहाँ पे, तो ये स्टोरेज का काम भी करता है, ठीक है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट हो गया स्टोरेज, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपका मेंटेनिंग द सेल टर्गर, तो ये सेल के टर्गर को भी क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। जिसमें आप जो अलग अलग फ्लूइड होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर, उसको ये क्या करता है, कंटेंट करने का काम करता है। और ये सारे के सारे जो फ्लूइड होते हैं वो कैसे, वाटर से बने होते हैं, मेड अप ऑफ द वाटर। ओके, जिसके अंदर आपको बहुत सारे आयंस, मॉलिक्यूल, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, यहाँ पे ये जो वॉक्यूल्स का जो मेन पार्ट है, ये पूरा फ्लूइड का ही पार्ट है। इस फ्लूइड के अंदर ही आपको बहुत सारे आयंस, मिनरल्स, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, एक और यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका डिटॉक्सिफिकेशन। प्लांट के अंदर भी आप देखते हो कि प्लांट भी ऐसे, बहुत सारे ऐसे जो प्लांट होते हैं जो बहुत गंदे पानी के बाजू में होते हैं, तो उस प्लांट, वो भी प्लांट क्या करता है, बहुत सारा जो टॉक्सिन मटेरियल है वो अपने अंदर लेता है। ओके, तो उस चीज को डिटॉक्सिफाई करते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस में इसका बहुत ज्यादा काम आता है। ओके, और भी डिफेंस में आप पूछोगे कि डिफेंस में कैसा काम करता है, तो जो वैक्यूल्स होते हैं, इट कंटेन द कंपाउंड दैट कैन डिफेंड द प्लांट अगेंस्ट द पेस्ट एंड द डिजीजेस। ओके, तो जब भी ऐसा कुछ होता है, कोई भी डिजीज आते हैं, तो ये क्या करते हैं, लिक्विड अब उसके पूरे सरफेस के ऊपर बाहर निकलते हैं, जहां से कोई भी इंसेक्ट है या कोई भी डिजीज है वहां पे नहीं लगता है, और प्लांट क्या होते हैं, बहुत लंबे समय तक वो सेफ रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप बहुत प्रॉपर तरीके से ये सारे के सारे जो फंक्शन है वो आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से ये जो सेल स्ट्रक्चर और टेक्निक का जो पूरा चैप्टर है वो किस तरीके से हमने देखा था। एक बार हम क्या करते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं क्या क्या चीज हमने देखी। वैक्यूल देखा, ओके, उसके बाद हमने देखा क्लोरोप्लास्ट देखा, यहाँ पे हमने पैरोक्सिसोम्स देखा, गोल्गी बॉडी देखा, ओके, लाइसोसोम्स देखा यहाँ पे हमने। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने देखा, न्यूक्लियस में देखा हमने। ओके, उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियस का ये हमने एक रफ डायग्राम भी यहाँ पे बनाया था, उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, वो हमने यहाँ पे देखा। ओके,
उसके बाद यहाँ पे जो एक यूकैरियोटिक सेल्स होता है उसके अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, कहाँ पे होते हैं, ओके, वो हमने देखा। उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, एक सेल का किसने सेल्स को डिस्कवर किया है पहले टाइम, ओके, वो हमने देखा। देन उसके बाद सेल के टाइप क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, दो टाइप के सेल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, ओके। उसके बाद सेल क्या होता है, सेल का डेफिनेशन हमने देखा, और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट में हमने दोनों में डिफरेंशिएशन देखा कि दोनों का मतलब क्या होता है, ओके। उसके बाद इसके अंदर क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है वो सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो। इंट्रोडक्शन हमने देखा, सेल स्ट्रक्चर में प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स के बारे में पढ़ा, यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनल्स के बारे में हमने देखा। उसके बाद ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर की, ओके। तो यहाँ तक आपको बहुत प्रॉपर तरीके से सारी की सारी चीजें बहुत समझ में आ गई होगी। ये जो दोनों पॉइंट है वो हमने पूरे कवर कर लिए। जो बचा आपका यहाँ पे लास्ट पॉइंट है वो हम लोग कवर करने वाले हैं, जो इसका पार्ट 2 आएगा, ओके। पार्ट 2 के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, क्योंकि जो पार्ट 1 का वीडियो है ये ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। इसके लिए हम थोड़ा सा कंफ्यूज आपको नहीं करने वाले हैं। पार्ट 2 में सिर्फ हम लोग जो माइक्रोस्कोपिक टेक्निक है उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तीनों माइक्रोस्कोपिक टेक्निक के बारे में हम लोग देखेंगे। लाइट माइक्रोस्कोपी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होता है, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का ये वाला वीडियो कंप्लीट देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज आप वीडियो को आप लाइक कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, ओके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी हम लोग बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको। तो थैंक यू सो मच आप सभी का।